बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, ये है आज तक न्यूज़ और मैं हूँ समी। इससे पहले आप इस कहानी की 61 किस्तें सुन चुके हैं और अब 62 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। यहाँ मैंने गाड़ी रोक दी थी और स्टीयरिंग पर बैठे बैठे इतराफ़ के मनाज़र देखने लगा। ऊंची नीची चट्टानें बिखरी हुई थी, दूर दूर तक किसी इंसान का वजूद नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद मैं नीचे उतर आया और कार की चाबी उंगली में घुमाता हुआ आगे बढ़ने लगा। एक के बाद एक उसी मनाजर मुझे अपनी तरफ खींच लेता था। मैं काफ़ी दूर निकल आया, फिर मुझे तारीना का ख्याल आया कि वो कहाँ है, कोई धोखा तो नहीं। इस तसव्वुर ने मेरे कदम जमा दिए। मैंने पलट कर देखा और दूसरे ही लम्हे चौंक पड़ा, क्योंकि मेरे अकब में एक तवीलुल कामत स्याह फाम खड़ा था। बदन तांबे का बना हुआ मालूम होता था। सर पर रवायती अफ्रीकियों की मानद परों का ताज था। निचले बदन पर चीते की खाल का लिबास, ऊपरी हिस्सा बेलिबास था और उस पर रंगीन मिट्टी से नकूश बने नजर आ रहे थे। उसका चेहरा पत्थर की तरह सपाट और बेजान नजर आ रहा था। आंखें मेरी तरफ नहीं देख रही थी, बल्कि ऊपर को उठी हुई थी। मैं खामोशी से उसे देखता रहा। फिर मैंने हिम्मत करके कहा, क्या बात है, कौन हो तुम? जेटो इसका नाम और तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि कुव्वत गोयाई से महरूम है। एक टीले के अकब से आवाज आई और मैं चौंक कर बेइख्तियार पलट पड़ा। तारीना उस टीले के अकब से निकल आई थी। उसके बदन पर चुस्त लिबास था, कमर में बेल्ट बंधी हुई थी जिसके दोनों तरफ पिस्तौल अटके हुए थे। आंखों पर एक खास किस्म का चश्मा चढ़ा हुआ था। पिंडलियों पर चढ़े हुए जूतों पर सुनहरी जरकारी थी। बड़ी ड्रामाई सी कैफियत थी। उसके हाथ में चमड़े का एंटर था जो खासा बड़ा था और ऊँटों पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। मैं अजीब सी निगाहों से उसे घूरने लगा। उसके खदोखाल के बारे में सही अंदाजा नहीं हो पा रहा था और मैं इस वक्त उसकी सोच से नावाकिफ था। तुमने मुझे बुलाया था तारीना? मैंने सपाट लहजे में कहा। हाँ, बस यूं समझ लो तुम्हें यहाँ बुलाने का मकसद यही था। क्या मतलब? मैंने तीखे लहजे में पूछा। मतलब तुम्हें समझ जाना चाहिए, तुम में से एक शिकार है और दूसरा शिकारी। फैसला करो कि कौन शिकार हो सकता है और कौन शिकार कर सकता है। क्या हिमाकत है तारीना, क्या मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई दुश्मनी है? दुश्मन होती तो मैं तुम्हें बड़े आराम से अपनी रिहाइश गाह में एक दोस्त की हैसियत से रखती, खिलाती पिलाती और तुम्हारा वजन इतना बढ़ाती कि उसके बाद तुम किसी काबिल ही ना रहते। लेकिन मेरी तुमसे दोस्ती हो गई है और जो लोग मेरे दोस्त होते हैं वो पूरी तरह अलर्ट और चाको चौबंद रहते हैं ताकि खुद को मेरी दोस्ती का अहल साबित कर सके। तुम मुझे पागल मालूम होती हो। यहाँ हम तीनों के अलावा और कोई नहीं है, तुम समझे? जो चाहो कर सकते हो, लेकिन ये शख्स मेरी तौहीन बर्दाश्त नहीं करता। क्यों जेठो, मैंने गलत तो नहीं कहा? उसने स्याफाम पहाड़ की तरफ देखते हुए कहा और मेरी आंखें भी एक बार फिर उसकी जानिब उठ गई थी। उसकी जिस्मानी साख्त में पहले ही देख चुका था। कमबख्ता वजन इतना ठोस था कि गोश्त पोस्ट मालूम ही नहीं होता था। एक एक रग पट्टा नमाया था। कद भी गैर मामूली हद तक लंबा था। वो अब भी खामोश खड़ा हुआ था, लेकिन तारीना के सवाल के जवाब में उसके सफ़ेद दांत एक लम्हे के लिए झांके थे और फिर छुप गए थे। निगाहें आसमान की जानिब भी टिकी हुई थी। जेटो, फैसला होना है शिकार और शिकारी का। क्या तुम तैयार हो? इस बात के जवाब में पहली बार उस शख्स ने गर्दन खम की और सीधा खड़ा हो गया। तारीना, मैं इस मजाक का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मैंने कहा, तो फिर मर जाओ। तुम जैसे तंदुरुस्त तवाना लोगों का बुज़दिलों की हैसियत से जीना मुझे पसंद नहीं आएगा। मगर मैं तुम्हें बता चुकी थी कि मेरी तफरियात इसी किस्म की है। मैं आम औरतों से ज़रा मुख्तलिफ हूँ। तुमने मुझे मुतासर किया है, चुनांचे मैं तुम्हें इस इम्तिहान में डालना चाहती हूँ और उसके बाद तुम तारीना से दोस्ती के हकदार बन जाओगे। तुमने ये क्यों सोच लिया तारीना कि मैं तुम्हारी तरफ दोस्ताना कदम बढ़ाना चाहता हूँ? सोच नहीं लिया, बल्कि वो लोग मुझ तक आने के लिए मजबूर हो जाते हैं जो मुझे पसंद आ जाएं। जेटो, तुम क्या देख रहे हो? तुम्हें इजाज़त है। तारीना एक सिमत हटकर पत्थर की चट्टान से जा लगी। उसी वक्त स्याफाम जेटो ने दोनों हाथ फैलाए और आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगा। तुम्हें इसके नताइज भुगतना होंगे तारीना, मैंने घबराते हुए कहा। हालांकि मेरे होशो आवास गुम होते जा रहे थे, यहाँ तो कोई मेरी मदद को भी नहीं आ सकता था और ये स्याफाम जिस्मानी तौर पर बहरहाल मुझसे बरतर था। मैं ख्वाह मुखा अपने बारे में गलतफहमियों का शिकार नहीं था, लेकिन अब सर पर आ पड़ी थी तो कुछ ना कुछ तो करना ही था। मैंने बस इतना ही सोचा था कि स्याफाम ने मुझ पर छलांग लगा दी। मैं फुर्ती से उछलकर एक तरफ हो गया और वो झोंक में आगे बढ़ता चला गया। मुझे दिमाग को ठंडा रखकर मुकाबला करना था। चुनांचे मैंने दिल ही दिल में फैसला किया कि इस पर हमला करना मेरे लिए खासा खतरनाक होगा। अलबत्ता सिर्फ ये कोशिश कारगर हो सकती है कि मैं उसे थकाता रहूं और जब भी उसे कमज़ोर पाऊं तो कमबख्त का हिसाब किताब कर दूं, और उसके लिए मुझे निहायत फुर्ती से काम लेना था। तारीना पर शदीद गुस्सा आ रहा था, लेकिन इस वक्त उसे नज़रअंदाज करना ज़रूरी था। जहन गर्म होता तो मार खा सकता था। स्याफाम जो झोंक में आगे बढ़ गया था, अपने आप को संभाल कर फिर पलटा।
अब उसके दांत बाहर निकले हुए थे और एक वहशत खेज आवाज उसके मुंह से निकल रही थी। तारीना ने कहा था कि वो बोल नहीं सकता, लेकिन ये आवाजें बहुत खतरनाक थी। तारीना उछलकर चट्टान के ऊपरी हिस्से पर बैठ गई। उसने दोनों पांव नीचे लटका दिए थे। मैं सियाफम पर नजरें जमाए पैंतरा बदल रहा था। एक बार फिर उसने बड़ी शिद्दत से मुझ पर हमला किया था, लेकिन मैंने उसका अंदाजा पूरा नहीं होने दिया। इस बार उछलने की बजाय बैठ गया था और यूं ही वो मुझसे टकराया, मैं पूरी कुव्वत सर्फ करके उठ गया। सियाफाम मेरे कंधे से गुजरकर दूसरी तरफ उलट गया था। तारीना ने एक जोरदार आवाज मुंह से निकाली और कहका लगाकर हंस पड़ी। वाह जेटू, ये पहला पॉइंट है जो तुम्हारे खिलाफ हासिल किया गया है। जेटू जिन जलाए हुए अंदाज में जमीन पर 2-3 पांव मारे और उसके बाद हाथों के जरिए कलाबाजी खाई। इस बार मैं छलांग मारकर बिल्कुल पीछे हट गया था। मेरे ذहन में एक तरकीब आई थी, चुनाचे जिस तरफ मैं हटा था उस तरफ मुसलसल पीछे हटता रहा और जेटू मेरे नजदीक पहुंचता चला गया। मैंने उस चट्टान के बारे में अंदाजा लगा लिया था जो मेरी पुश्त पर थी और उसमें पूरा फायदा उठाना चाहता था। सियाफाम जब मेरी तरफ बढ़ा तो मैंने उसका इजहार कैसे किया जैसे मैं उससे खौफजदा हो गया हूँ। वो मुंह से क्रिया आवाजें निकालता हुआ किसी गैंडे की तरह मुझ पर हमला आवर हुआ था, लेकिन नतीजा उसके हक में बुरा निकला। वो बुरी तरह चट्टान से टकराया था और उसकी पेशानी जख्मी हो गई थी। वो संभलने भी ना पाया कि मैंने पूरी कुव्वत से दोनों टांगे जोड़कर उसके सीने पर फ्लाइंग किक मार दी। इस बार वो पहले से भी ज्यादा शिद्दत के साथ चट्टान से टकराया था। दोबारा उठा ही था कि मैंने उसके करीब पहुंचकर दोनों हाथ उसके सीने पर रखे और पूरी कुव्वत से एक बार फिर उसे चट्टान से टकरा दिया। यह तीसरी ज़रब पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक थी। उसके हल्क से एक दहाड़ निकली। पहली बार चट्टान से टकराने पर उसकी पेशानी फट गई थी और खून बह बह कर उसकी आंखों में आने लगा था, जिसकी वजह से उसकी बसारत मुतासर हुई थी। लेकिन अब उसे मौका देना जख्मी शेर को खुला छोड़ने के मुतरादिफ था। चुनाचे मैंने मुसलसल उसकी पिटाई शुरू कर दी। कोशिश यही कर रहा था कि उसके हाथों की जद में ना आऊं। एक बार मौका मिला तो मैंने उसकी गर्दन पकड़ी और उसका चेहरा चट्टान से टकराया। इस वक्त मेरा वाहिद हथियार यही था और उसे सही तौर इस्तेमाल करने के लिए मैं चट्टान के पास से हटना नहीं चाहता था और ना ही सियाफाम को इसका मौका दे सकता था। वो काफी जख्मी हो गया था और उसके कदमों में लड़खड़ाहट सी महसूस हो रही थी। मेरे घूंसे मुसलसल उसके जबड़े और नाजुक हिस्सों पर पड़ रहे थे। यूं ही वो चट्टान के पास से हटने की कोशिश करता, मेरा कोई घुंसा उसे दोबारा चट्टान की तरफ ले जाता। इसी दौरान मेरी हर बार यही कोशिश रही थी कि मेरे बदन का कोई हिस्सा उसके हाथों की गिरफ्त में ना आ सके। इस हालत में भी अगर वो मुझे पकड़ लेता तो उस वक्त ही छोड़ता जब मेरा दम निकल जाता। तारीना चट्टान से नीचे उतर आई थी और कुछ फासले पर खड़ी हसरत भरी निगाहों से सियाफाम की पिटाई देख रही थी। दफतर मैंने एक और चाल चली। मैं आहिस्ता आहिस्ता इस अंदाज से पीछे हटा जैसे सियाफाम पर हमला करने के लिए कोई मंसूबा बना रहा हूँ, लेकिन इस तरह करता हुआ मैं तारीना के बहुत ज्यादा करीब पहुंच गया और फिर अचानक ही मैंने पलटकर उसके हंटर वाले हाथ पर हाथ डाल दिया और दूसरे ही लम्हे हंटर मेरे काबू में आ गया था। चुनाचे तारीना के खिलाफ कुछ करने की बजाय मैं हंटर लेकर सियाफाम पर पल पड़ा। अब वो पूरी तरह निडाल हो चुका था। मेरा पहला वार शाई की आवाज के साथ उसके बदन पर पड़ा तो वो तड़प गया। दूसरे ही लम्हे वो नीचे गिर पड़ा था। मैंने हंटर मार मार कर उसके बदन की खाल जगह जगह से उधेड़ दी थी और चंद लम्हों के बाद वो साकत हो गया। मैंने झुककर उसे देखा, फिर हंटर हाथ में लिए हुए तारीना की तरफ मुड़ा। तारीना के चेहरे पर अजीब तासरात थे। उसने अपना चश्मा उतार कर एक तरफ फेंक दिया और बेइख्तियार मेरी तरफ बढ़ी। उसकी आंखों में शराबियों की सी कैफियत थी और उसकी ये कैफियत मेरी समझ में नहीं आ रही थी। वो लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, मेरा अंदाजा तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक था। तुम वाकई वो हो जो मैंने सोचा था, क्योंकि मैंने तुम्हारी बनावट देख ली थी और मैंने इस बात की पेशीनगोई कर दी थी कि तुम आम आदमी नहीं हो। और इस वक्त उसे हैरत का शदीद झटका लगा जब मैंने हाथ बढ़ाकर उसके बाल पकड़ लिए और फिर एक जोरदार झटका देकर उसे जमीन पर फेंक दिया। हाँ, मैं वाकई वो नहीं हूं जो तुमने सोचा तारीना, मैंने गजबनाक लहजे में कहा। तुम्हारी इस हरकत का तुम्हें भरपूर इनाम मिलेगा। फिर मैंने हंटर खोला और दूसरे लम्हे हंटर तारीना के बदन पर पूरी कुव्वत से पड़ा। उसके हल्क से एक दिलखराश चीख निकली थी। वो फौरन हाथों के बल पीछे खिसकने लगी। सुनो तो एली, बात तो सुनो। मैं इस बहुत अजियत ज़दा लहजे में कुछ कहना चाहा, लेकिन दूसरा हंटर उसकी टांगों पर पड़ा था। वो उछलकर दूर जा गिरी। मेरा तीसरा वार उसके शाने पर पड़ा और वहां से लिबास फट गया। वो कराने लगी थी, प्लीज प्लीज मुझे ना मारो प्लीज, मेरी बात तो सुन लो। वो दोनों हाथ उठाकर फरियाद करने वाले अंदाज में बोली, तुम्हें इस कैफियत से गुजरना होगा मैडम तारीना, जिस कैफियत में तुम्हारा ये गुलाम है। मैंने सियाफाम की तरफ इशारा करते हुए कहा था। ना मारो प्लीज, ना मारो, वो फरियाद करने वाले अंदाज में बोली, लेकिन मेरा गुस्सा उरूज को पहुंच गया था।
मैं उसे मारता रहा था। सुनो सुनो, तुम्हें वो कुछ दिया जाएगा जो मैंने आज तक किसी को नहीं दिया। मत मारो, प्लीज मत मारो, उसने कहा। लेकिन मेरा गुस्सा कम नहीं हुआ था। मैंने लगातार कई हंटर उसके बदन पर रसीद किए और फिर बाल पकड़कर उसे उठा लिया। तारीना की शक्ल बिगड़ गई थी, तमाम तफरीह वो भूल गई थी। बाल पकड़कर मैं फुर्ती से दौड़ा और मैंने उसका सर चट्टान से टकरा दिया। उसके दोनों हाथ फैले और चेहरे पर दहशत नजर आई और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो फिसलती हुई नीचे आ रही और थोड़ी देर के बाद वो उस स्याह फार्म के नजदीक बेहोश पड़ी थी। मैंने हंटर उसके ऊपर फेंक दिया और उसके बाद यहाँ रुकना मुनासिब नहीं था। चुनाचे मैं कार लेकर वापस चल पड़ा, लेकिन अभी मैं ज्यादा दूर नहीं पहुंचा था कि मुझे एक और कार नजर आई जिससे प्रोफेसर ढोक नीचे उतर रहा था। ढोक को देखकर मैं अपनी कार उसके बराबर ले जाकर खड़ी कर दी। खैरियत? खैरियत कोई खास बात? ढोक ने चश्मा उतार कर मुझे देखते हुए पूछा। कोई खास बात नहीं मिस्टर ढोक, लेकिन आप इस तरफ कैसे आ निकले? बस तुम्हारे बारे में इतला मिली थी कि तुम्हें उस तरफ बुलाया गया है। मैं जरा उलझन का शिकार हो गया। ये जो मेरी छठी हिस्स है ना, बड़ी कारामद चीज है। न जाने क्यों मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई खास बात है, और जब कोई खास बात होती है तो फिर मैं सिर्फ प्रोफेसर ढोक होता हूँ, बाकी कुछ नहीं। तुम्हें कैसे मालूम हुआ प्रोफेसर ढोक कि मैं इस तरफ आया हूँ? वही लड़की, तुम समझ रहे हो ना, जिसने तुम्हें पैगाम दिया था। दरअसल कोई लड़की कितनी चालाक क्यों न हो, जब उसे ढोक की उल्फत का यकीन होता है तो उसकी जबान खुल ही जाती है। फिर ऐसा कैसे होता कि मुझे तुम्हारे बारे में तफसील मालूम ना होती? तुम्हारा पता लगाता हुआ यहाँ तक आ पहुंचा, लेकिन बात क्या है? वापस जा रहे थे क्या? हाँ, और मेरा ख्याल है अब ये इलाका हमारे लिए खतरनाक हो गया है। क्यों भाई? लेकिन वजह तो बताओ। वजह यह है कि मैडम तारीना उस चट्टान के अकम में बेहोश पड़ी है, माँ अपने एक सियाह फार्म पहलवान के जिसका उसने तज़किरा किया था। क्या वो तुम्हें कत्ल करना चाहती थी? नहीं, सिर्फ तफरीह कर रही थी अपने तौर पर। बेहतर ये होगा मिस्टर डॉग कि यहाँ से राय फरार इख्तियार करें, वरना होश में आने के बाद उसकी तफरीह जरा मुख्तलिफ किस्म की हो जाएगी। ठीक है, चलो अभी चलते हैं। वापस नहीं जाओगे? मैंने कहा ना, तुम डॉग को मामूली दर्जा दे रहे हो, लेकिन हकीकत यह है कि बहुत से ऐसे काम मैं पहले ही कर लेता हूँ जो बाद में करने होते हैं। यानी मतलब ये कि हमारा मुख्तसर सा सामान कार में मौजूद है। गुड, वेरी गुड, वाकई काम के आदमी हो मिस्टर डॉग। अगर तुम इस वक्त यहाँ ना पहुंचते तो शायद उसके बाद हमारी मुलाकात कभी ना होती। हाँ, मैं जानता हूँ और मुझे अंदाजा है कि तुम बेमुरव्वत किस्म के आदमी हो और मैं तुम्हें कतई मुतासर नहीं कर सका। ताहम मैं उस वक्त तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मैं ये महसूस न कर लूँ कि तुम सीधे रास्ते पर नहीं आ सकते। मैंने मुस्कुराकर डॉग की बात टाल दी थी। फिर हम दोनों ही कार में आ बैठे और मैंने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। किसी खास सिम का तयन नहीं किया गया था, बस मकसद यही था कि ये इलाका छोड़ दे। प्रोफेसर डॉक अगर इस वक्त यहाँ ना पहुंच जाता तो मेरा और उसका साथ छूट गया था, लेकिन उस शख्स के बारे में ये अंदाजा लगाने लगा था कि ये शख्स आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। वैसे मजमूई तौर पर काम का आदमी था और ख़ास दिलचस्प शख्सियत का मालिक था। मेरी तन्हाई कुछ दिन के लिए तो दूर हो सकती थी। रास्ते में उसने मुझसे यहाँ पेश आने वाले वाक़यात के बारे में तफसीलात पूछी तो मैंने उसे सारी बात बता दी। प्रोफेसर डॉग ये सुनकर अफसुर्दा हो गया था कि मैंने तारीना के बदन पर हंटर के निशानात बना दिए थे। ओह अफसोस, तुम्हें हंटर नहीं मारना चाहिए था। उसके चेहरे पर कोई निशान तो नहीं पड़ा? डॉग ने अफसुर्दा लहजे में कहा। मिस्टर डॉग, आप मेरी दुश्मन से हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं? नहीं भाई, औरत कभी किसी की दुश्मन नहीं हो सकती, बस उसे राम करने का फन आना चाहिए। मेरा ख्याल है प्रोफेसर डॉग कि तुम वापस चले जाओ, वहां जाकर तीमारदारी करो उसकी, यकीनन वो तुमसे मुतासर हो जाएगी। अब आ गया हूं तो वापस नहीं जा सकता, डॉग ने कहा और अचानक चौंक पड़ा। लेकिन ये कार कहां तक हमारा साथ देगी? क्या ये हमारे लिए खतरनाक साबित नहीं हो सकती? किसी मुनासिब जगह छोड़ देंगे। अजीज़म, एक बात मैं भी अर्ज करना चाहता हूँ, वो ये कि जिंदगी सबसे कीमती चीज है। अगर जिंदगी ही को कोई खतरा लाहक हो जाए, बाकी तफरियात आदमी कब्र में तो नहीं कर सकता। बिजा फरमाया आपने, इसमें कोई शक नहीं। कार बेहतर है कि अभी किसी मुनासिब जगह छोड़ दो, और यह भी अच्छा कि हम अपनी औकात में आ जाएं। यानी फिलहाल हम पैदल मार्च और फिर यकीनन यहाँ लिफ्ट देने वाले आ जाएंगे। मगर चलोगे कहाँ, इसका तयन बाद में कर लेंगे, बल्कि मुमकिन है कि कोई और ही रहनुमाई कर दे। डॉग की बात में वजन था। मैं जानता था कि तारीना यहाँ की बेहतरीन शख्सियत है और काफी हद तक पुरअसरार भी। इस बात के इम्कानात भी मौजूद थे कि किसी दौर उसका ताल्लुक मेरे दुश्मनों से भी हो। ख्वाहिश के बावजूद सूरत हाल ऐसी हो गई थी कि अब तारीना की खोज में रहकर मैं अपनी जिंदगी का खतरा मोल नहीं ले सकता था, लेकिन उसके इम्कानात थे कि वह शिद्दत से हमें तलाश कराए और कार की वजह से हमारी निशानदेही हो जाए। चुनाचे एक बड़ी पूरी बारोनक सड़क पर कार छोड़ दी गई
और उसके बाद हम लोगों ने एक बार फिर राह इख्तियार की, जिसके बारे में हमें कोई अंदाजा नहीं था कि कहाँ जाती है। पैदल सफर करते हुए काफी वक्त गुजर गया था। अगर ये एक बाकायदा सड़क ना होती तो हम यकीनन आगे नहीं बढ़ सकते थे, क्योंकि फिर हमें अपने सफर के बारे में कोई अंदाजा नहीं हो सकता था। तारीना ने भी ये कहकर डरा दिया था कि सड़क पर दरिंदे मिल जाते हैं। काफी दूर चलने के बाद प्रोफेसर डोक ने इस सिलसिले में तशवीश का इजहार करते हुए कहा, मजीद आगे जाना खतरनाक है। इत्तफाक की बात है कि इसी दौरान यहाँ से कोई गाड़ी नहीं गुजरी। कहीं ये कोई वैरान और नाकाबिले इस्तेमाल सड़क तो ना हो। सड़क की हालत तो ये नहीं बताती मिस्टर डोक, मैंने कहा और झुककर सड़क को देखने लगा। सड़क पर गाड़ियों के टायरों के निशानात बने हुए थे और ज्यादा पुराने नहीं थे। इसका मतलब है कि यहाँ से गाड़ियां गुजरती जरूर हैं। अब ये इत्तेफाक है कि इसी दौरान कोई गाड़ी हमें नहीं मिली। अभी हम ये सोच ही रहे थे कि दफअतन इंजन की आवाज सुनाई दी और हम चौंक पड़े। पीछे से एक ट्रक आ रहा था। हम सड़क के बीचों बीच आ खड़े हुए। ट्रक थोड़ी देर के बाद हमारे नजदीक आकर रुक गया। ड्राइविंग सीट पर एक स्याहफाम आदमी बैठा हुआ था, बूढ़ा और कमजोर सा आदमी जो शक्ल ही से नशे का आदमी मालूम होता था। उसने गर्दन निकालकर हमें खूनी निगाहों से देखा और गर्राई हुई आवाज में बोला, क्या मुसीबत नाज़िल हुई है तुम दोनों पर? यह सड़क क्यों बंद कर रखी है? हम परेशान हाल लोग हैं मिस्टर, क्या तुम हमें अपने ट्रक पर बिठाकर वहां तक नहीं छोड़ोगे जहां तुम जा रहे हो? और अगर लुटेरे निकले तो तुम हमें गोली मार देना। मेरे पास पिस्तौल मौजूद है, इस बात का ख्याल रखना, बूढ़े ने कहा। यकीनन ख्याल रखेंगे, तुम फिक्र ना करो, प्रोफेसर डोक ने कहा और बूढ़े के बराबर वाले दरवाजे की जानिब बढ़ा। बूढ़े ने पिस्तौल निकाल लिया और उसका रुख हमारी तरफ करके बोला, ओए सुनो, यहाँ बैठकर तो तुम बासानी मुझ पर काबू पा सकते हो, मेरा पिस्तौल भी छीन सकते हो। अगर सफर करना ही है तो पीछे जाओ। चलो ठीक है, पीछे चले जाते हैं, लेकिन इसी दौरान तुम ट्रक चलाना मत, प्रोफेसर डोक बोला। और चलने में बाद हम ट्रक के पिछले हिस्से में पहुंच गए। ट्रक के पिछले हिस्से में सब्जियां, तरकारियां और जरूरियाती जिंदगी का दूसरा सामान भरा हुआ था, जो ये बूढ़ा लेकर कहीं जा रहा था। चंद नमाज के बाद ट्रक आगे बढ़ गया। मैंने मुस्कुराते हुए प्रोफेसर डोक की तरफ देखा और फिर बोला, हम यहाँ बैठकर भी बूढ़े पर काबू पा सकते हैं, क्या ख्याल है? अरे अरे, अगर उसने हमारी आवाज सुन ली तो बिलाशुबा फायर कर देगा, ऐसा ही आदमी मालूम होता है। लेकिन उसके साथ साथ शरीफ भी है, क्योंकि उसने हमारी दरख्वास्त मुस्तरद नहीं की। बस बेहतर यह है कि खामोश बैठे रहो। वैसे ऐसे सामान में खाने पीने की काफी चीजें मौजूद हैं। ए मिस्टर डोक, किसी किस्म की बेईमानी नहीं चलेगी। हम उस शरीफ आदमी को कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते जिसने हमारी मदद की है। हम ट्रक में सफर करते रहे। सफर खासा लंबा मालूम होता था और हमें इस बात की खुशी थी कि कम अज कम हम तारीना के इलाके से बाहिफाजत निकल आए हैं। बूढ़े थे तो हम कुछ पूछ ही नहीं सकते थे, बस अब तकदीर जहां ले जा रही थी वहीं जा रहे थे। लेकिन ये जिंदगी मुझे पसंद आई थी। पिछले दिनों जिस ज़हनी उलझनों का शिकार रहा था, अब यहाँ आकर ये उलझनें दूर हो गई थी। तारीना या प्रोफेसर डोक के बारे में मैं अभी अपने ज़हन को मसरूफ नहीं रखना चाहता था। जो कुछ होगा देखा जाएगा, और जो कुछ हो चुका है उसमें भी मेरी मर्जी को दखल नहीं था। गोया तकदीर खुद रास्ते मुंतखिब करती है और ये नया रास्ता किस तरफ जाता है इसका अंदाजा उस मंजिल पर पहुंचने के बाद ही होगा जहां हमें ले जाया जा रहा था। रास्ते के बारे में जो कुछ तारीना ने कहा था वो भी दुरुस्त ही था। हमने कई खतरनाक दरिंदे रास्ते में देखे। वैसे इलाके का हुस्न तमाम रास्ते अपनी जगह बदस्तूर बरकरार था। ये इलाका बिलाशुबा कुदरती हुस्न से माला माल था। ये तवील सफर शाम के धुंधलकों में खत्म हुआ और ट्रक रुक गया। हम लोग फुर्ती से नीचे उतर आए। बूढ़ा भी स्टीयरिंग से नीचे उतर आया था और अब खासा अलर्ट नजर आ रहा था। उसने हम दोनों को देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, तुम लोग वाकई शरीफ आदमी निकले। मैं अपने पिछले अल्फाज पर शर्मिंदा हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। वैसे इस जगह का नाम क्या है? कालमो कैंपो। यहाँ से शिकारी आगे की पहाड़ियों पर सफेद लोमड़ियों का शिकार खेलने जाते हैं। बहुत खूबसूरत इलाका है। सफेद लोमड़ियाँ यहाँ बकसरत पाई जाती हैं। वैसे तुम लोग क्या सयाह हो? हाँ, सयाह हैं हम लोग। कालमो कैंपो आने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन यहाँ का रास्ता मालूम नहीं था। मैं यहाँ सामान सप्लाई करता हूँ, हफ्तावार मेरा एक चक्कर लगता है, बूढ़े ने कहा और फिर हमसे हाथ मिलाकर एक तरफ बढ़ गया। गालिबन जिन लोगों के लिए वो सामान लाया था उन्हें अपनी आमद की इतला देना चाहता था। हमारी निगाहें चारों तरफ भटकने लगी। कुर्बो जवार छोटे छोटे बाजार नजर आ रहे थे। इस तरह के चंद दुकानों के एक अजीब मजमूए से कुछ फासले पर ऐसा ही दूसरा मजमुआ वाक़ था। लोग अपनी जरूरियात की चीजें खरीद रहे थे। जगह जगह पक्की इमारतें नजर आ रही थी। उनमें बाज इमारतें 3-4 मंजिला भी थी जिन्हें खासी खूबसूरती से बनाया गया था और उन पर होटलों के बोर्ड जगमगा रहे थे। यहाँ से बहुत दूर एक खैमों की बस्ती नजर आ रही थी। बड़ी उम्दा जगह है। इससे पहले मैं कालमो नहीं आया था। मेरा ख्याल है अगर हम यहाँ कुछ वक्त सफेद लोमड़ियों का शिकार करते हुए गुजारें तो क्या लुत्फ नहीं आएगा? प्रोफेसर डोक ने कहा, यकीनन आएगा, लेकिन हमें इससे पहले अपने क्याम के लिए कोई बंदोबस्त कर लेना चाहिए।
यहाँ छोटे मोटे होटल भी मौजूद हैं और तुम जानते हो कि ऐसी जगहों पर होटल निहायत कीमती और महंगे होते हैं। परवाह ना करो, मेरे पास करेंसी मौजूद है। कितनी करेंसी होगी तुम्हारे पास, इसका मैंने अंदाजा नहीं लगाया, देखता हूँ, मैंने कहा और जेबों में करेंसी टटोलने लगा। बहुत ज्यादा रकम नहीं थी मेरे पास। तब प्रोफेसर डोक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि मेरे बैंक जगह जगह खुले हुए हैं, तो क्या ख्याल है तुम्हारा, मेरे बैंक यहाँ ना होंगे? यकीनन प्रोफेसर, अब तो तुम्हारा साथ काफी दिलचस्प महसूस हो रहा है। तो आओ पहले किसी होटल में हम अपना बंदोबस्त कर लें। जिस होटल को हमने अपने लिए मुंतखब किया था वो नहायत खूबसूरत था। काउंटर पर हमें चाबी मिल गई और हम अपने कमरे में पहुंच गए। कुशादा और खूबसूरती से आरास्ता कमरा हमें पसंद आया। प्रोफेसर डोक ने वाजिबात की अदायगी कर दी थी। एक खूबसूरत सी अफ्रीकी लड़की ने हमारा सामान हमारे कमरे में सजा दिया। जरा सोचो मिस्टर रीली, अगर इस कायनात में ये हसीन फूल ना खिले होते तो इसका रंग क्या होता? उसने वापस जाती हुई लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा और मैं मुस्कुरा कर रह गया। इस गोल मटोल शख्स के बारे में सही तौर पर कोई फैसला करना बड़ा मुश्किल था। बज़ाहिर तो वो ठीक ही नजर आता था और उसके बाद हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते रहे। फिर डोक ने अपने सूटकेस से एक लिबास निकाला और उसे तब्दील करके कमरे से निकल गया। मेरा इंतजार न करना, बाहर जाते हुए उसने कहा, जिस वक्त भी वापस आ जाऊं, लेकिन आऊंगा जरूर। मैं जानता था कि वो फूलों की इस वादी में अपने लिए कोई फूल तलाश करने गया था। काफी देर तक मैं आराम कुर्सी पर बैठा तारीना के बारे में सोचता रहा। न जाने कैसी औरत थी और किस सूरत हाल का शिकार थी। उसके बाद मुझे यहाँ वहशत होने लगी और मैं बाहर निकल आया। कालमू कैंपू के बाजार हर चंद के बेतरतीब थे, लेकिन उनमें जो एशिया थी वो नहायत आला मयार की थी। गालबन स्मगलिंग का सामान यहाँ आता था, आजादाना खरीदो फरोख्त हो रही थी। काफी फासले पर बने हुए एक छोटे से ओपन एयर रेस्टोरेंट पर पहुंचकर मेरा दिल चाहा कि काफी पीऊं। कुछ मेदों से काफी की खुशबू उठ रही थी, यकीनन नफीस किस्म की काफी थी। मैं सीट पर बैठ गया और अपने लिए काफी तलब की। काफी आने के बाद अभी मैंने उसके चंद ही घूंट लिए थे कि एक स्याफाम लड़की मेरे नजदीक पहुंच गई और मुस्कुराते हुए बोली, तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें कितनी देर से तलाश कर रही हूँ। मैंने चौंक कर उसे देखा। लड़की कुर्सी घसीट कर बैठ गई थी। कहाँ कहाँ तलाश किया आपने मुझे? मैंने सवाल किया। कायनात के हर जर्रे में जमीन और आसमान के दरमियान जितनी जगह हो सकती हैं वहां मैंने तुम्हें ढूंढ लिया था। लड़की मुस्कुराकर बोली। मैं उसका समझ गया था, शिकारी लड़की थी। थोड़ी सी दिलचस्पी की खातिर मैंने उसका साथ कबूल कर लिया और उससे पूछा कि क्या मंगवाऊं तुम्हारे लिए? काफी ही मंगवा लो, उसने बेतकल्फी से जवाब दिया और मैंने वेटर को मजीद काफी लाने को कहा। स्याह हो? वो काफी का घूंट भरते हुए बोली। हाँ, मैंने गर्दन की जंबिश के साथ कहा। यहाँ कब पहुंची हो? मेरा मतलब है कैंपों में। ज्यादा वक्त नहीं हुआ। तनहा हो? नहीं, मेरे हमरा एक साथी मौजूद है, मैंने जवाब दिया। वो काफी पीते पीते रुक गई, मेरी तरफ देखा और फिर परेशानी से बोली, गोया मेरी गुंजाइश नहीं। हाँ, यही समझ लो, मैंने जवाब दिया। तब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, काफी पीकर उठ जाऊंगी। इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। नहीं, तुम चाहो तो थोड़ी देर बैठ सकती हो, मैंने जवाब दिया। मगर लड़की काफी पीने के बाद नहीं बैठी, वो उठ गई। थोड़ी देर तक मैं वहीं बैठा रहा। लड़की के बारे में कोई खास ख्याल ज़हन में नहीं आया था। फिर वहां से उठकर बाहर निकल आया। कैंपू के बारे में मजीद तफसीलात मालूम करने लगा। खैमों के शहर में हर तरफ के लोग ठहरे हुए थे। गोटे हिल के दारुल हुकूमत की निस्बतन यहाँ यूं महसूस होता था जैसे इनकलाब का कोई असर ना हो। शिकारी और सैरो सियाहत के रसिया अपने अपने घरुंदे बनाए बैठे थे। पेशावर लड़कियां भी थी, तनहा भी, और वो जो अपने अपने दोस्तों या साथियों के साथ आई थी। मैं उनके दरमियान भटकता रहा। सफेद लोमड़ियों के शिकार के लिए यहाँ सरकारी दफातर मौजूद थे जहाँ से शिकार का लाइसेंस हासिल किया जाता था। घोड़ों का बंदोबस्त भी था और शूटिंग के लिए राइफलें भी किराए पर मिलती थी। गोया तफरियात के लिए हर सामान मौजूद था। मुझे ये जगह बहुत पसंद आई, बशर्तिया कि यहाँ कोई मुदाखलत ना हो। और फिर मैं वापस होटल आ गया। रात हो चुकी थी, भूख नहीं लग रही थी। मैं आराम करने के लिए लेट गया। प्रोफेसर डोक का कोई पता नहीं था। मैंने लेटे लेटे फैसला किया कि सफेद लोमड़ियों के शिकार के लिए थोड़ा सा वक्त जरूर निकालूंगा, जरा सा ज़हन पुरसुकून हो जाए और उसके बाद अपनी मंजिल के लिए कोई सही फैसला करूंगा। यहाँ तफरियात में भी ज्यादा वक्त नहीं ज़ाया कर सकता था। जब एक काम शुरू किया था तो उसे जारी रहना चाहिए था। रुक जाने का मकसद ये था कि सुस्ती सवार हो जाए और मैं ये नहीं चाहता था। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा बंद नहीं किया था। यकीनन प्रोफेसर डोक हो सकता था या फिर होटल का कोई मुलाजिम। चुनाचे मैंने उसे अंदर आने की इजाजत दी और जो शख्सियत अंदर दाखिल हुई थी उसे देखकर मैंने एक लम्हे में पहचान लिया था। ये वही लड़की थी जो ओपन एयर रेस्तोरां में मुझे मिली थी। उसकी गर्दन झुकी हुई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मेरे करीब आ गई। मैं खामोशी से उसे देखता रहा। मुझे अफसोस है कि मैंने आपको परेशान किया, लेकिन उसके साथ ही एक दरख्वास्त भी है कि मेरे बारे में गलत ना सोचना। बैठो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और वो कुर्सी पर बैठ गई।
मैंने तुम्हारे बारे में गलत अंदाज में तो नहीं सोचा, लेकिन तुम्हारा साथी, मेरा मतलब है वो नहीं जिसके बारे में तुमने कहा था। मैंने कब ये कहा था कि वो कोई लड़की है? क्या मतलब? वो चौंकी। बात साथी की हुई थी, मेरा साथी मर्द है। ओह तो नहीं बेबी, जिस किस्म का साथी तुम्हारे तस्वर में है मैं उसका आदी नहीं हूँ। प्लीज, मैं खुद तुम्हें इस अंदाज में मुतासिर नहीं करना चाहती हूँ। क्या तुम यकीन करोगे कि मैं सिर्फ इत्तफाकिया तौर पर ही तुम्हारे पास आ गई? वहां से रुखसत होने के बाद मैं डी फ्लोरेन आई थी और ये वो वक्त था जब तुम यहाँ दाखिल होकर अपने कमरे की जानिब बढ़ रहे थे। यूं मेरे ज़हन में तजस्सुस जागा और मैंने तुम्हारा कमरा देख लिया। फिर तुम्हारे बारे में मालूम हुआ कि तुम्हारे साथ कोई लड़की मुकीम नहीं, मतलब कि तुम मेरी जासूसी करती रही हो। मैंने कहा और उसकी गर्दन कुछ और झुक गई। इसे जासूसी नहीं, मजबूरी कहो। यकीन करो, सारा दिन किसी रिहायशगाह की तलाश में घूमती रही हूँ, लेकिन अपने लिए कोई ठिकाना तलाश नहीं कर पाई। मेरे पास इतनी रकम भी मौजूद नहीं कि अपने तौर पर कुछ कर लूँ। मैं खामोशी से उसे देखता रहा। लड़की के चेहरे पर अजीब से तासरात नजर आ रहे थे। फिर मैंने पूछा, तुम्हारी क्या मैं मदद कर सकता हूँ? सुनो, जरूरी नहीं कि जो शख्स जिस कारोबार से ताल्लुक रखता हो हमेशा उसके बारे में ही सोचता रहे। क्या तुम इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मेरी कुछ मदद नहीं कर सकते? कुछ रकम चाहिए? रकम के साथ ठिकाना भी, उसने जवाब दिया। उसके लिए मैं तुमसे मादरत चाहता हूँ। जहाँ तक रकम का ताल्लुक है तो ये थोड़ी सी मैं मदद कर सकता हूँ। मैंने कुछ करेंसी नोट निकाल कर उसे दिए और उसने शुक्रिया के साथ उन्हें कबूल कर लिया। मैं तुम्हें ये रकम कभी वापस नहीं कर सकती। मैंने ये रकम वापस लेने के लिए नहीं दी। और क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं तुम्हारी? मैंने सवाल किया और वो अपनी जगह से उठ गई। नहीं, बस शुक्रिया। ताहम एक दोस्त की हैसियत से मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। मैंने उसे पुरखुलूस अंदाज में रुखसत किया। इंसान के मसाइल ना जाने क्या क्या होते हैं। इस छोटी सी रकम का मुझे कोई अफसोस नहीं था। रात को तकरीबन 1:30 बजे जब मैं गहरी नींद सो रहा था कि प्रोफेसर डोक ने दरवाजे पर दस्तक दी और मैंने उठकर दरवाजा खोल दिया। डोक शर्मिंदा नजर आ रहा था। कहने लगा, माफी चाहता हूँ और यकीन दिलाता हूँ कि कल से इतनी देर नहीं होगी। खामोशी से सो जाइए मिस्टर डोक, आपने मुझे नींद से जगाया है, मैंने किसी कदर तल्ख लहजे में कहा और डोक कान दबाए हुए अपने बिस्तर की तरफ चल पड़ा। दूसरी सुबह जब मैं जागा तो डोक गायब हो चुका था। मैंने एक गहरी सांस ली। कमबख्त अजीब इंसान है, अपनी उम्र को भूला हुआ है। बैर तो जो कुछ भी था मेरे लिए दिलचस्प था। मैं प्रोग्राम बना चुका था कि लोमड़ियों के शिकार को निकलूंगा। चुनाचे सुबह तैयार होने के बाद मैं उस जगह पहुंच गया जहां शिकारियों के कैंप बने हुए थे। यहीं वो दफातर भी मौजूद थे जो शिकार के लिए लाइसेंस दिया करते थे। मैं एक दफ्तर में दाखिल हो गया और वहां से मैंने आर्जी लाइसेंस हासिल किया। इस वक्त मैंने अपने अकब में एक शानदार शख्सियत के मालिक गैर मुल्की को देखा। उसके साथ 2 अफराद और भी थे जिनमें 2-3 लड़कियां और 3 नौजवान भी थे। लड़कियां खासी खुश शक्ल और स्मार्ट थी, शिकारी लिबास पहने हुए थे। मुअम्मर शख्स ने सरसरी निगाह मुझ पर डाली और अपने कामों में मसरूफ हो गया। मैंने अपनी पसंद की राइफल और एक घोड़ा हासिल कर लिया था। चुनाचे थोड़ी देर के बाद मैं घोड़े पर सवार होकर चल पड़ा। ज्यादा दूर नहीं गया था कि वही मुअम्मर शख्स अपने साथियों की टोली के साथ मेरे करीब से गुजरा और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। हेलो, बहुत सुस्त रफ्तारी से सफर कर रहे हो? वो बोला। हाँ, ये मेरी आदत है मिस्टर अल्बर्ट होगन, बरतानवी हूँ, उसने जवाब दिया। सुस्त रफ्तारी बददिली की अलामत है और एक शिकारी को कभी सुस्त रफ्तार नहीं होना चाहिए। तुम तनहा हो? हाँ, अगर चाहो तो हम तुम्हें कंपनी दे सकते हैं। ये सब मेरे बच्चे हैं। हम लोग हर साल इस मौसम में गोटे हिल, बल्कि यूं समझो कालमो कैंपों में आते हैं। ठीक है, आओ तुम्हें शिकार खिलाऊं, उसने कहा और मैं उसके साथ आगे बढ़ गया। लड़कियां और नौजवान भी रुक गए थे। हमें बढ़ते देखकर वो भी चल पड़े। रास्ते में मिस्टर होगन ने मेरा तारुफ कराया और मैंने खुश इखलाकी से गर्दन खम कर दी। शिकार के बारे में तुम्हारा क्या तजुर्बा है मिस्टर अली? उसने पूछा। बिल्कुल अनाड़ी हूँ, यूं समझ ले कि यहाँ आया तो इस तफरीह में हिस्सा लेने चल पड़ा। खतरनाक बात है, शिकार इस किस्म की तफरीह नहीं जिसे देख लिया और करना शुरू कर दिया। शिकार की कुछ तकनीक भी होती हैं। तुम अनाड़ीपन में किसी की गोली का शिकार भी हो सकते हो। ओह, मुझे इसका अंदाजा नहीं था। मैंने खौफजदा होने की अदाकारी की। ताल्लुक कहाँ से है तुम्हारा? पाकिस्तान का बाशिंदा हूँ। उसके बावजूद शिकारी नहीं हो? बड़े ज़कीर में तो बड़े बड़े शिकारी गुजरे हैं, लेकिन हर शख्स उन जैसा नहीं होता। मैंने मुस्कुरा कर कहा। राइफल इस्तेमाल कर लेते हो? हाँ, किसी हद तक, मैंने जवाब दिया और होगन हंसने लगा। खुश मिजाज इंसान था। मैंने भी सोचा कि मियाँ के हालात के बारे में मालूमात हासिल हो जाएंगी। हमारे इतराफ में और भी शिकारी टोलियां सफर कर रही थी। बर्फ से ढकी हुई घाटियां शुरू हो गई थी। काफी तवील सफर करने के बाद हम शिकार की हदूद में दाखिल हो गए। यहाँ शिकारियों के लिए हदायत के बोर्ड लगे हुए थे। मिस्टर होगन ने यहाँ रुककर सबको करीब बुलाया और फिर उन्होंने इन सबको बेकाबू न होने की हदायत की और उसके बाद हम लाइसेंस चेक करके शिकार के इलाके में दाखिल हो गए। यहाँ से रास्ता खतरनाक हो गया था। बड़े बड़े बर्फानी तोते और उनके दामन में गहरे गड़े
फैले हुए थे। हम इन गढ़ों को अबूर करके आगे बढ़ते रहे। फिर एक जगह क़याम का फैसला किया गया। शिकार रात को किया जाएगा, मिस्टर होगन ने ऐलान किया। मैंने महसूस किया कि इस फैसले पर नौजवानों के मुंह बन गए हैं। रात हुई तो सब ने थकन का ऐलान कर दिया। मुझे पहले ही अंदाजा था, इसलिए मैं मुस्कुरा कर रह गया। क्या तुम भी मेरा साथ नहीं दोगे? मिस्टर होगन ने पूछा। क्यों नहीं, मैं आपके साथ चलूंगा, मैंने अलर्ट होकर कहा। हम दोनों घोड़ों पर बैठकर चल पड़े। चांद निकला हुआ था और सफेद बर्फ पर चांदनी का इनकास निकलकर अजीब लग रहा था। गहरे सन्नाटे में कहीं और से राइफल की आवाजें उभरती तो अजीब सा एहसास होता था। मैं इस माहौल के सैर से आजाद ना रह सका। इस तलिस्मी माहौल ने मुझे खुद भी उलझा दिया था। होशियार, वो देखो, दफदन मिस्टर होगन ने एक सिमत इशारा किया। 4 लुमड़ियां आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। हमने घोड़े रोक लिए। मिस्टर होगन ने कहा, फायर मैं करूंगा, इब्तदा गलत नहीं होनी चाहिए। मैंने खामोशी से गर्दन हिला दी थी। मिस्टर होगन ने कई बार पोजीशन तब्दील की और फिर अचानक उनकी राइफल गरज उठी, लेकिन उसके साथ ही एक दिलदोज इंसानी चीख सुनाई दी और हम दोनों बुरी तरह उछल पड़े। ये क्या हुआ? मिस्टर होगन की खौफजदा आवाज उभरी। चीख सुनकर मैं भी साकत रह गया था। हम दोनों ही के दिल में यह ख्याल उभरा था कि हमारी राइफल की गोली किसी इंसान के लग गई है। चंद लम्हे उसी तरह गुजर गए। फिर बाईं सिमत एक बर्फानी तोदे के पास एक इंसानी जिस्म नजर आया। वो बेतहाशा दौड़ रहा था। आओ, मिस्टर होगन ने कहा और घोड़े को एड़ी लगा दी। मैंने भी अपना घोड़ा उनके अकब में डाल दिया और आन की आन हम उसके करीब पहुंच गए। दौड़ते उस जिस्म ने ठोकर खाई और बर्फ पर लड़कता हुआ दूर चला गया। चांदनी में अब उस नुसवानी वजूद को साफ देखा जा सकता था। हम उसके नजदीक पहुंचकर घोड़ों से उतर गए। मिस्टर होगन जल्दी से उस पर झुक गए। मैं भी तशवीश ज़दा अंदाज में उनके करीब पहुंच गया था। खून खून तो नहीं है? मिस्टर होगन की आवाज उभरी और उन्होंने बेसुध लड़की को आहिस्तगी से पलट दिया। मेरी निगाहें उसके चेहरे पर पड़ी और दूसरे ही लम्हे मेरे सारे बदन की जान आंखों में सिमट आई। ये चेहरा मेरे लिए अजनबी नहीं था। ये सूरत अच्छी तरह मेरी शनाख्त थी, क्योंकि ये तहजीब मालिक एक्स थी।